नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनमें एक मसला मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर भी होता है। मुस्लिम प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठते हैं, बातें होती हैं और मुस्लिम समाज को लेकर भी बहस छेड़ने की कोशिश की जाती है। खासकर सत्ताधारी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र एजेंडा मुसलमान है, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। ऐसे में हमारी जैसी मीडिया जो अपने को जनता की मीडिया कहती है, उसकी भी चिंता ये होती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम का स्थान क्या है, मुस्लिम का नेतृत्व कौन कर रहा है और मुस्लिम मुद्दों के साथ खड़ा कौन। इसको समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त गौहर रजा साहब हैं। वह पेशे से वैज्ञानिक रहे हैं, शायर हैं और सबसे बड़ी बात, तमाम सामाजिक मसलों पर बहुत क्लियर कट समझदारी रखते हैं। ऐसे में आइए उनसे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं उनमें मुसलमानों को लेकर क्या स्थिति बनती है। सर, पहला सवाल आपसे यही कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप देखेंगे कांग्रेस भी मुस्लिम लीडरशिप से अपने को दूर रख रही है। समाजवादी पार्टी के पास इकलौते नेता थे आजम खान जो जेल में है, उनका बेटा अभी बच्चा है और एक तरफ जो है ओवैसी साहब का उभार दिखाई दे रहा है। तो मतलब आखिरकार मुस्लिम राजनीति का जो एक सेकुलर पक्ष रहा है, जो सबसे मजबूत रहा है, वो आप यूपी चुनाव में कहां देखते? इसके लिए आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन मुश्किल है जवाब, आसान नहीं है। और मैं ये किसी तरह से भी दावा नहीं कर सकता कि मैं मुस्लिम राजनीति को जानता हूं या उस पर मैंने कोई शोध किया है। मैं जो भी बात कहने जा रहा हूं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या मेरी जो भी इस बीच में मैंने तारीख को बदलते देखा है या जो होते देखा है उसके ऊपर आधारित है। तो इसके लिए, इसके जवाब के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, रिसेंट हिस्ट्री में तो जाना ही पड़ेगा। आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ उसमें नॉर्दर्न इंडिया पूरा आग की लिपटों में आ गया और उसकी वजह आम इंसान को ये दिखाई दी कि एक तरफ मुस्लिम लीग थी और एक तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस थी और इन्होंने बंटवारा करवा दिया। ये आम आदमी की समझ थी, अंग्रेजों के साथ मिल करके करवाया, ये आम आदमी की समझ थी और नतीजे इतने ज्यादा भयानक थे, खास तौर से पंजाब से लेकर के और बंगाल तक के मुसलमानों के लिए, कि उनको वो उससे उभर नहीं पाए। हर जगह राइट था, लोगों को घर छोड़ने पड़े, यहां से बेघर होकर के रास्ते की परेशानियां उठा करके दोनों तरफ जाना पड़ा उन लोगों को। तो जो बच गए हिंदुस्तान में उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन उनके दिल में नॉर्दर्न इंडिया में डर भी बहुत था, क्योंकि इतना भयानक था कि ये सोचना भी मुश्किल था कि दूसरी बार कभी वो अपना नेतृत्व करने के लिए इस देश के अंदर अपनी कोई नॉर्दर्न इंडिया में पार्टी बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग पूरी लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब हर तरह से खुरच खुरच के नॉर्दर्न इंडिया से पार्टी की शक्ल में भी वो पाकिस्तान भेज दी गई। अब अगर आंकड़े देखें तो 9 से कुछ ऊपर करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में आजादी में के जमाने में, बंटवारे से पहले। पाकिस्तान जाने वालों की तादाद कुल मिलाकर के इधर से उधर और उधर से उधर कहा यह जाता है, एक आंकड़ा दिया जाता है कि लगभग 2.5 करोड़ थी। यानी हिंदू मुसलमान मिला करके जो महाजिर थे, जो शरणार्थी थे, वो 2.5 करोड़ के करीब थे। जिसका मतलब यह है कि 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ का आधा कर लेते हैं मुसलमान गए, तो 1.25 करोड़ हुआ। ये आंकड़े जरा मतलब हर जगह अलग अलग तरह से देखे गए हैं, दिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना 25% आबादी से घट के 13% हो गई, वगैरह वगैरह, इसके ऊपर। बहरहाल एक बात से आप मुकर नहीं सकते, और वो ये कि ज्यादातर मुसलमानों ने इस देश में रहने का फैसला किया। जाने वालों की, महाजिरों की, मुसलमान महाजिरों की तादाद जो रह गए उनसे कहीं ज्यादा कम थी।
जिससे एक नतीजा ये भी निकाला जा सकता है कि मुसलमानों की ज्यादातर आबादी पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थी। ये बार बार मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है लाछन कि उन्होंने बंटवारा करवाया। हिंदू फंडामेंटलिस्ट आरएसएस और हिंदू महासभा लगातार ये लगाती रही है, आज भी लगाते हैं। तो अगर आंकड़े देखे जाएं तो उसके हिसाब से ज्यादातर मुसलमान यही रहे और उन्होंने सबक सीखा कि हम अपनी नॉर्दर्न इंडिया में कम से कम मुस्लिम पार्टी नहीं बनाएंगे, मुसलमानों के राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। बहुत कोशिशें हुई, बहुत से राजनेता उठे जिन्होंने ये कोशिश की कि एक मुसलमानों की पार्टी बना ली जाए, खासतौर से यूपी में बना ली जाए, नहीं बन पाई। ये बात सही है कि केरल में मुस्लिम लीग रही या एमआईएम वहां रही साउथ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया ने उतना भयानक रूप बंटवारे का नहीं देखा था। यहां का मुसलमान तैयार नहीं था, तो क्या रास्ता था उसके पास? उसके पास ये रास्ता था कि वो या तो कांग्रेस के साथ मिल के लड़े अपने सियासी हुकूक के लिए, और खासतौर से सेक्युलर हक जो हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जमीन का हक, शहरियत का हक वगैरह वगैरह, इनका ठेका सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को मुसलमानों ने दे दिया। और सेक्युलर पार्टीज के ऊपर आरएसएस ने लगातार ये इल्जाम लगाया कि वो मुसलमानों के वोट बैंक से जीतते हैं। तो अब जब ज्यादा लाछन लगना शुरू हुआ तो हमारी सेक्युलर पार्टीज डर के बैठ गई कि ये हिंदू कंसोलिडेशन हो जाएगा अगर हम मुसलमानों की बात भी करेंगे। और धीरे धीरे इस पॉलिटिक्स ने, इस सियासत ने मुसलमानों को रडार के ऊपर से हटाना शुरू कर दिया। एक तरफ राइट्स हो रहे थे मुल्क के अंदर, जिनसे घेटवाइजेशन किया गया, मुसलमानों को उनकी बस्तियों में ढकेला गया, और दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसकी वजह से इस देश के मुसलमान का नाम लेने से भी घबराने लगी सेक्युलर पार्टीज। जबकि उनको गांधी से सबक लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इस मुल्क के अंदर हर एक का हक है, हम सब ने ये मुल्क की तामीर की है, और आजादी के बाद भी मुसलमानों का इस तामीर में बड़ा हिस्सा रहा है, और हम उनके हक के लिए खड़े हैं, लड़ने को तैयार हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों की लीडरशिप कहां उभरी? क्योंकि सेक्युलर मुद्दों के ऊपर, घर बार, रोजी रोटी, शिक्षा वगैरह के लिए तो उन्होंने ठेका दे दिया था इन सेक्युलर पार्टीज को। दूसरी तरफ उनके रिलीजियस मुद्दे भी थे। मुझे ये याद है कि लगातार मेरी उम्र के बढ़ते बढ़ते जितने मूवमेंट्स भी मैंने मुसलमानों के देखे, वो सारे के सारे धार्मिक मुद्दों पर थे। कश्मीर में बाल खो गया, मुसलमान उतरे। मोहम्मद साहब का बाल कहा जाता है, वहां है, वो खो गया था, मुसलमान सड़क पर उतरे, जो मुझे बचपन में याद है। एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट हुआ था। या अगर हम ले लें सलमान रुश्दी की किताब के खिलाफ मुसलमान उतरे, या हम उसको ले लें जो एक मशहूर विमेंस बिल आया, मुस्लिम विमेंस बिल आया। ये सारे मुद्दे जितने भी थे, ये सब के सब, 3 तलाक भी ले लीजिए आप, उसके ऊपर भी मुसलमान उतरे थे, कुछ कम उतरे पर उतरे थे। ये सारे मुद्दे रिलीजियस थे। तो सेक्युलर पार्टीज हों या आरएसएस हो, और आरएसएस का मतलब मेरा बीजेपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी तक, सारे के सारे उनके जो घालमेल उन्होंने बना रखा है, उन सबको मैं आरएसएस ही कहता हूं। तो आरएसएस के लिए और सेक्युलर पार्टीज दोनों के लिए मुस्लिम लीडरशिप का मतलब ही रिलीजियस लीडरशिप हो गया। तो चाहे वो शाही इमाम को एक जमाने में बड़ा वो दिया जाता था कि हर चीज के ऊपर शाही इमाम बोल रहे थे मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर, या आज भी आप देखें तो सियासी लीडरशिप जो है वो सेक्युलर पार्टीज की हो या किसी की भी हो, वो टोपी, दाढ़ी और जो नॉर्मल एक मुसलमानों की तस्वीर पेश की जाती है, उन जैसे लोगों को स्टेज के ऊपर खड़ा करते हैं। सर थोड़ा रुकते हैं। जैसे इतिहास की यह जो पूरा आपने बातें कही,
या जब हम उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड या पंजाब या गोवा या मणिपुर में जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, अगर उसको हम समझें, खासकर नॉर्थ इंडिया का जो हृदय राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको देखें तो बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी भी बहुत बड़ी है। और जो एक बात आप कह रहे थे कि मतलब सेकुलर पार्टियां दूरी बनाने लगी मुस्लिम मुद्दों से, ये इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। मैंने बोलते हुए एक जिक्र किया कि सपा या कांग्रेस या बसपा जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं, यह भी मुस्लिम नेतृत्व को अपने भाषणों में, अपने नेतृत्वकर्ताओं में कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं कर रही। यह जो अस्पृश्यता मुसलमानों से बढ़ रही है और दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोगों का उभार हो रहा है और तीसरी तरफ आरएसएस लगातार हमलावर है मुस्लिमों को लेकर, वैसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान आपको कहां दिखता है? मैं वही इसी इसी मुद्दे के ऊपर आ रहा था। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है अजय। बात यह है कि आज भी विपदा सबसे बड़ी जो खड़ी है सामने, खासतौर से हिंदू जो राइट विंग है उसके सामने, कि बिहार हो या यूपी हो, इन दोनों जगह के ऊपर उन्हें ओवैसी को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यहां पर अपनी पार्टी नहीं है, तो हमें साउथ इंडिया से इंपोर्ट करके यहां ला रहे हैं इन लोगों को, ताकि मुचैटा आमने सामने का कुछ तो हो। वरना मुसलमान तो डायरेक्टली राइट विंग जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो बकवास अभी की गई है बरेली में, ये बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन 2014 के बाद जो एक तब्दीली आई बड़ी, पहली बार मुसलमान, और खासतौर से यूपी में बहुत जगह, हम बार बार ये कहते हैं कि शाहीन बाग सिंबल बन गया, वो एक जगह था दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसे सैकड़ों शाहीन बाग यूपी के अंदर मौजूद थे जहां मुसलमान एक सेक्युलर मुद्दे के ऊपर, यानी अपने नागरिकता की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरा। मतलब और उसने क्या कहा? आंदोलन जो है जी, मैं सीए आंदोलन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं। वहां इस तरह से प्रीएम्बल पढ़ा गया कि 70 साल के इतिहास में कभी नहीं पढ़ा गया, किसी मूवमेंट में इस तरह से नहीं पढ़ा गया था। वहां लगातार प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा गया। वहां बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाई गई, वहां भगत सिंह की फोटो लगाई गई, गांधी की फोटो लगाई गई। ये सारे सेक्युलर मुद्दे के साथ जुड़े हुए सिंबल्स थे। वहां हर हर महादेव के नारे नहीं लगाए गए, अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए गए। रिलीजियस नारों के ऊपर अगर कोई लगाने भी आ जाता था, अगर आपको याद हो, आपने भी कवर किया है वो, अगर आपको याद हो तो खुद नौजवान लीडरशिप उसको मना करती कि ये नारा हम नहीं लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे, आजादी लगाएंगे, हम वो गाने गाएंगे जो आजादी के दौर के गाने थे। नई नज़में ऐसी लिखी गई जो सारे सेक्युलर, मतलब 2019-20 में जो शुरू हुआ था सी आंदोलन को लेकर, और मतलब जो सेकुलर एक फोर्सेज आगे आ रही थी और अधिकारों की लड़ाई बढ़ रही थी, वह इन चुनावों में क्या थोड़ा दबती दिखाई देती है और फिर मुस्लिम अपने धार्मिक छवि में ऊपर किए जा रहे हैं, ये चिंता है आपकी? मेरी नजर में ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है और हमें लगातार पूछने की जरूरत है। आज यूपी का मुसलमान सिर्फ इस बात से परेशान है कि उसके दोनों तरह के हकों के ऊपर, यानी सेक्युलर हक के ऊपर भी हमला है और रिलीजियस हक के ऊपर भी हमला है। और इसलिए वो आज ये एसेस करेगा, ये कोशिश करेगा मुसलमान कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ होते। इसका बंटवारे की जो कोशिश कर रहे हैं हमारे साउथ इंडिया से आने वाले लोग, वो चलेगा नहीं, वो चल भी नहीं सकता। लेकिन एक बदलाव जो आगे हो सकता है, जो बहुत खतरनाक होगा इस मुल्क के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक होगा कि अगर उनको लगातार कॉर्नर में, यानी कोने में धकेला जाता रहा, जो धकेला जा रहा है। अभी
कल का ही वाकया है कि ट्रेन से निकाल करके एक लड़के को और उसकी बीवी को, क्योंकि वो मुसलमान और हिंदू की शादी थी, किस तरह से घसीट के ले गए मतलब 3-4 दिन बजरंग पहले दल की वाले। घटना सर, उज्जैन भोपाल की घटना, मध्य प्रदेश जी, की। जी। भोपाल की घटना की बात कर रहा हूं मैं। हम्म, उसमें किस तरह घसीट के ले गए और पुलिस ने क्या बयान दिया जब हमें पता लगा कि दोनों की शादी हो गई तो हमने छोड़ दिया। हम्म, अरे बिल्कुल। तुम्हें पकड़ के उन लोगों को जिन्होंने ये जुर्म किया था उनको खींच के निकालने का, उन्हें बंद कर देना चाहिए था सलाखों के पीछे। तुम एहसान कर रहे थे कि छोड़ दिया तुमने। उनका हक क्या था कि वो उठा करके लेकर के आए? अगर कोई जुर्म ही हुआ था तो पुलिस को हक बनता है कि वो ले जाए। बजरंग दल का क्या हक था? तो ये कॉर्नर की तरफ से जो पुश किया जा रहा है, जो कोने में धकेला जा रहा है, इसका नतीजा ये हो सकता है कि कल को एक मुसलमानों की लीडरशिप ऐसी उभरे, और जो बात हो रही है लोगों के बीच में कि हमें अब अपनी लीडरशिप उभारनी पड़ेगी, ये ये बात खतरनाक लगातार होगा। ओवैसी अपने भाषणों में कहते हैं। वो लगातार जैसे इस बात को कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक नया नारा दिया है कि सपा आपको रिक्शा देगी और हम आपको शिक्षा देंगे। तो ये जो कॉर्नर करने की स्थिति है सर, जो आप एक बात कह रहे थे कि एक सीए मूवमेंट में चीजें उभरी और लोग नागरिक अधिकार को लेकर एकजुट हो रहे थे, उसमें ये जो पार्टियां हैं, खासकर सपा, बसपा, कांग्रेस, वामपंथी, ये जो भी दल हैं जो सेकुलर हैं, ये भूल कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि आप इशारा बढ़ते हुए अगर कॉर्नर किया गया तो कट्टरपंथ की तरफ कर रहे हैं, जो पूरे समाज को नुकसान देगा। एक कट्टरपंथ ऑलरेडी बड़ी उभार के साथ है, हिंदू कट्टरपंथ, दूसरी तरफ क्या इशारा आप कर रहे हैं? वो भूल कहाँ कर रही हैं जहां उनको सुधार लाने की जरूरत है? देखिए, अभी दोनों तरफ से, यानी एक मुसलमानों की, ओवैसी की खासतौर से, लेकिन और मुसलमान रिलीजियस लीडर्स में एक ये चेतना डेवलप हो रही है कि हमें अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा। यानी सेक्युलर पार्टीज के ऊपर से भरोसा हटाने की कोशिश है मुसलमानों की, और यही कोशिश आरएसएस की रही है कि वो डिस्क्रेडिट करते रहें। और इसमें आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्युलर पार्टीज का रोल भी कोई बहुत अच्छा रोल नहीं दिखाई दे रहा। वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, वो मुसलमानों के करीब नहीं जा रहे, वो मुसलमानों से ये नहीं कह रहे कि भाई सेक्युलर मुद्दों के ऊपर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कम्युनलिज्म एक तरफ इस देश में वो तुमको धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कम्युनलिज्म के खिलाफ हमारी आवाज भी उतनी ही ऊंची होगी जितनी मुसलमानों की होगी। ये बात वो कह नहीं रहे। ये बात कहने की जरूरत है सेक्युलर पार्टीज को आज। और अगर 19% मुसलमान हैं यूपी के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा चंक है। और इस बड़े गुट, अगर इसको हम ले लें, तो उनका ख्याल ना रखना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आपको उनकी सेक्युलर डिमांड्स के ऊपर ये यकीन दिलाना होगा और कहना होगा स्टेज से, और अपने हर भाषण में कहने की जरूरत है कि हम इस देश की माइनॉरिटीज के इन जनरल, और सबसे बड़ी जो सेकंड मेजॉरिटी है इस देश की, सबसे बड़ा बहुसंख्यक दूसरे नंबर का जो है वो मुसलमान है, उसके सारे सेक्युलर मुद्दों के ऊपर हम उसके साथ खड़े हैं। रिलीजियस वो अपना ख्याल रखें, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन सेक्युलर मुद्दों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, जायदाद वगैरह या जिंदगी का हक जो सड़कों के ऊपर छीना जा रहा है आज, मुसलमान होने की वजह से ही आप कह देते हैं कि इतना ही काफी है उत्तेजित होने के लिए। कोर्ट ये कह रहा है। तो अगर सेक्युलर पार्टीज खुल करके सामने नहीं आएंगी और उस तरह से अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएंगी जैसे गांधी ने लगाई थी कि सेक्युलर मुद्दों के ऊपर मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, और ये उनकी जान भी इसीलिए ली गई, तो अगर सेक्युलर पार्टीज में ये हिम्मत पैदा नहीं होगी तो वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि हिंदू फंडामेंटलिस्ट, रूढ़िवादी, राइट विंग
उसका खेल आप नहीं खेल सकते। उसको अपना खेल खेलना कहीं ज्यादा आपसे बेहतर आता है। मतलब आपको आप रास्ता सेक्युलर क्लियर वोट इस रखना ही। देश का बहुत बड़ा वोट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में सेक्युलर वोट ज्यादा है, बड़ी तादाद में है। पर आप कहें तो अपने मुंह से खुल करके, हिम्मत के साथ, बिना डर के निकल के तो आए, ये कहें तो कि भाई हम सेक्युलर मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क करने को तैयार नहीं है। अगर मुसलमानों के सेक्युलर मुद्दे के ऊपर कोई लड़ाई लड़नी है तो हम लड़ेंगे, ये कहना पड़ेगा। ठीक बात है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौहर रजा साहब थे। आप उनको जानते होंगे चेहरे से, लगातार वह मसलों पर बोलते हैं, कमाल की कविताएं लिखते हैं, बहुत सारी कविताएं वायरल होती हैं। लेकिन जो वह राजनीति पर पकड़ थी उनकी, जहां इतिहास से शुरू किया और वर्तमान तक कहा, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही पार्टियों की। वो नेता नहीं है इसलिए गरज नहीं सकते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं गौहर साहब कि आप समझिए कि सिर्फ अवसरवादी कहने का दाग हटाने के चक्कर में, मुसलमानवादी कहने के दाग हटाने के चक्कर में अगर हकों पर बात करना ये पार्टियां छोड़ देंगी जो उनके वोट लेती हैं, तो कॉर्नर जिसको कह रहे हैं, जब हम लोग घूमते हैं इलाकों में तो जनता कहती है मुसलमानों को टके भर का नहीं समझते हैं, उसी को कॉर्नर करना कह रहे हैं गौहर साहब कि अगर वो लगातार हाशिए पर डाले जाएंगे, किनारे जाएंगे, जीने के लिए सिर्फ मजबूर किए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर उनके समाज की भी कट्टरपंथी ताकतें उभरेंगी, जैसा कि हिंदुओं में उभरी हैं, और वह एक खतरनाक स्थिति होगी भारत जैसे देश के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह आरएसएस चाहती है, वो बार बार कह रहे थे कि आयात करके लाए गए हैं ओवैसी साउथ से नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कोई मुस्लिमों की पार्टी उभरने की कोई स्थिति यहाँ का मुसलमान नहीं देखता। खैर, आपका फैसला, आप सोचिए, चुनाव का वक्त है, क्या सोचेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।